Hello everyone, good evening to all of you. So today we are going to cover income elasticity and cross elasticity of demand and supply and law of supply. So let's start with the income elasticity of demand. अगर हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है हमारी चेंज इन इनकम की वजह से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन आवर इनकम। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, चेंज इन क्यू बाय ओरिजिनल अमाउंट ऑफ क्यू चेंज इन एम यानी इनकम बाय हमारी जो ओरिजिनल इनकम थी या चेंज से पहले की जो इनकम थी। अगर हम इसे अरेंज करके लिखते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाई में कर जाएंगे तो जो हमारा ये एम है यानी ओरिजिनल इनकम है वो ऊपर चला जाएगा और चेंज इन एम जो है वो नीचे रह जाएगा। अगर हम इसे और ज़्यादा रिफॉर्म करें तो क्या हो जाएगा, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन एम इनटू एम बाय क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इनकम इलास्टिसिटी का। इनकम इलास्टिसिटी की बात करें अगर हम, तो नॉर्मल गुड्स में कैसे होती है। अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारी जो नॉर्मल गुड्स हैं उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बट वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, हो सकता है जितनी हमारी इनकम बढ़ी है उतना बढ़े। तो इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है वो लाई करेगी हमारी यूनिटरी और ग्रेटर देन 1 के बीच में। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो इन्फीरियर गुड होती है हम उनको ख़रीदना प्रेफर नहीं करेंगे, हमारी उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इनमें हमारी जो इलास्टिसिटी हुई, इनकम इलास्टिसिटी, वो कैसी हुई, नेगेटिव, जो कि हमारी हो सकती है कि जितना हमारी इनकम बढ़ी है हम उतना ही अमाउंट में कम कर दें, इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम करना, उसकी डिमांड जो है उतना ही कम करें। तो हो सकता है कि यूनिटरी हो, या फिर हो सकता है जितनी हमारी इनकम बढ़ी है उससे हम जो है ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारी इनकम मान लो 100 रुपये बढ़ी है तो हम पहले जो है 50 रुपये की ले रहे थे, अब हमने जो है 25 रुपये या फिर मान लो 40 रुपये की जो इन्फीरियर गुड है उनकी डिमांड कम कर दी है। तो इस तरह से हमारे इन्फीरियर गुड्स का जो इनकम इलास्टिसिटी होता है वो होता है नेगेटिव, एंड नॉर्मल जो गुड्स होती हैं उनका जो इनकम इलास्टिसिटी होता है वो पॉजिटिव होता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक गुड है एक्स जो नॉर्मल गुड है, इसका प्राइस जो है पहले था 10 रुपये, आपकी इनकम थी 100 रुपीज़। ठीक है, अब आपकी इनकम हो गई 200, तो आप हो सकता है कि इसकी 10 यूनिट और बढ़ा दो, 20 यूनिट लो, या फिर हो सकता है कि आप इसकी जो यूनिट है वो 50 कर दो। तो क्या हुआ, हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नॉर्मल गुड है वो कैसी हुई, पॉजिटिव। वो क्या हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। बिकॉज हो सकता है कि आप इंक्रीज़ करो बट उतना इंक्रीज़ ना करो, तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। अब हम मानते हैं हमारे पास जो इन्फीरियर गुड है वाई, उसकी प्राइस जो है 10 रुपये है, आपकी इनकम जो है 100 रुपये थी। आप पहले जो है इसकी 5 गुड्स ले रहे थे, अब मान लो आपकी जो इनकम है वो 200 हो गए। हो सकता है आप इन्फीरियर जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बिल्कुल ही ना करो, बिल्कुल कम कर दो। हो सकता है आप 5 से 1 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव इलास्टिसिटी है वो दिखेगी इन्फीरियर गुड के केस में। नेक्स्ट है
लग्जरी गुड्स में भी ऐसा ही होता है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ी है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है लग्जरी गुड्स के लिए वो बढ़ जाती है। इसमें जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। नेसेसिटी गुड की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी जो इनकम है उसके बढ़ने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ तो होती है बट उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है जितनी लग्जरी गुड की जो डिमांड है इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, हमारी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली होती क्या है कि दो गुड्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, हो सकता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है वो सब्सटीट्यूट गुड्स हो। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जो एक दूसरे के साथ ही यूज़ की जाती हैं। जैसे हम बात करें सॉक्स एंड हमारे जो शूज़ होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी, वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ ही उपयोग की जाती हैं। दूसरी जो गुड्स हैं वो होंगी सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के स्थान पे यूज़ की जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं टी एंड कॉफ़ी की, अगर चाय जो है वो बहुत महंगी है तो हम कॉफ़ी पे शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर कॉफ़ी बहुत महंगी है तो हम चाय की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें हमारे पास दो गुड्स होंगी, उसमें एक का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा और जो दूसरा है उसकी क्वांटिटी में चेंज होगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस एक गुड के प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरी की क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, यही होगी हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। व्हेन प्राइसेस ऑफ एनी ऑफ देम changes, the demand for other goods also changes when its own prices remain same। मतलब उसका खुद का जो प्राइस है वो तो सेम रह रहा है, लेकिन जो दूसरी गुड है उसकी प्राइस में चेंज होने के कारण उसकी जो डिमांड है या उसकी जो सप्लाई है उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी की अगर बात करें हम तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसे होती है? नेगेटिव कैसे होती है? जैसे ही हमारी कोई भी गुड है, मान लो एक्स एंड वाई हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जैसे ही इसकी प्राइस बढ़े तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इन दोनों की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है कैसी हुई? नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसे? अगर एक्स एंड वाई दो गुड हैं, प्राइस बढ़े हमारे एक्स के, तो क्या होगा? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइजेज ऑफ वाई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? चेंज इन क्यू ऑफ एक्स बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन प्राइजेज ऑफ वाई एंड प्राइजेज ऑफ वाई इन इनिशियल। अब हम इसे अगर अरेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, तो क्या होगा? चेंज इन क्यू ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा? प्राइजेज ऑफ वाई ऊपर चला जाएगा और चेंज इन प्राइजेज ऑफ वाई नीचे हो जाएगा। अगर हम चेंजेस वाले जो हैं उनको एक साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? चेंज इन प्राइस क्वांटिटी ऑफ एक्स बाय चेंज इन प्राइजेज ऑफ वाई इनटू प्राइजेज ऑफ वाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो ये था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का टॉपिक। नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे वो होगा हमारा सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। लेट्स सी दैम। तो सप्लाई बेसिकली क्या होती है?
वो अमाउंट किसी भी कमोडिटी की जो हमारे पास प्राइस है, ऑल पॉसिबल प्राइस जो हम सेल करने के लिए विलिंग है। एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस है, आप उस पर कितनी जो अमाउंट है एक कमोडिटी की वो सेल करने के लिए विलिंग हो। लेट्स सी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स to the quantity of a commodity that would be offered for the sale at all possible prices। मतलब कि डिफरेंट प्राइस लेवल होंगे, उन पे हम कितनी जो है क्वांटिटी ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं, वो होगी हमारी सप्लाई। फिर है क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, बेसिकली quantity of a commodity which the firms are able and willing to sell at a particular price of the commodity। फिर है सप्लाई जो है एक कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो है या स्टॉक है। अब बात करते हैं कि ये फ्लो और स्टॉक क्या होता है। फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम मेज़र करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे, कि मतलब एक पीरियड में हम उस चीज़ में चेंज देखते हैं कि कितना इसमें चेंज हुआ है या क्या इसमें वैल्यूज़ रही हैं। और जो हमारा स्टॉक होता है वो हम देखते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे अगर फ्लो की बात करें तो हम सप्लाई देखेंगे कि एक साल में, एक महीने में, एक वीक में, ठीक है। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो आज के टाइम पे किसी कंपनी के पास कितना स्टॉक है, मतलब कितनी ऐसी वस्तुएं उनके पास स्टॉक में हैं जो उनकी सेल नहीं हुई। तो ये होगा हमारा फ्लो एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी क्वांटिटी जो सप्लाइड है उसको इम्पेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो प्राइजेज़ ऑफ दैट गुड, जो भी गुड है उसका प्राइस। सपोज़ अगर कोई गुड है वो पहले 10 रुपये में बिक रही है, अगर उसका प्राइस 20 हो जाए तो पहले से ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहेगा। नेक्स्ट है इनपुट की प्राइजेस से बेसिकली क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट है वो डिराइव होती है। अगर इनपुट की प्राइजेस कम है तो कॉस्ट कम है तो क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट है उसके बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे ज़्यादा। तो इस कंडीशन में जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल कंडीशन की बात करें अगर, तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो क्या होगा, हम एफिशिएंटली उस चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे। एफिशिएंटली प्रोडक्शन की क्या मतलब होती है, बेसिकली कि हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें जितने रिसोर्सेज पहले लग रहे थे उतने ही रिसोर्सेज में हम जो है पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और हम एफिशिएंट जो प्रोडक्शन है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्राइजेज़ ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड की जो प्राइस हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो गुड है आप सप्लाई जो है ज़्यादा करना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे। अगर रिलेटेड जो गुड है उसकी प्राइसेस जो है बहुत हाई हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड, तो आपको पता है कि उस गुड की जो डिमांड है वो कम होनी है, तो आप अपने आप ही जो अपनी चीज़ है उसकी जो सप्लाई है वो कम कर दोगे। सब्स्टिट्यूट गुड में आपको दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड कम होगी, तो कंज्यूमर हमारे पास शिफ्ट होके आएगा, तो उस केस में आप सप्लाई जो है ज़्यादा कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो गिवन बाय मार्शल, इसमें ये क्या बताते हैं कि जैसे जैसे हमारे किसी भी गुड के प्राइजेस बढ़ते जाते हैं तो हमारी जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ती जाती है। जैसे पहले अगर प्राइजेस 5 हैं तो हम हो सकता है कि एक गुड जो है कर रहे हो, जैसे ही प्राइजेस बढ़ेंगे 10 तो हो सकता है कि हम और ज़्यादा जो गुड्स हैं वो सप्लाई करें। तो सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, अपवर्ड स्लोप एंड पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा हमारी क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस के बीच में। नेक्स्ट जो है
क्या रीजन्स हैं कि हमारा अपवर्ड स्लोप होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस के बीच में। पहला होता है कि प्रॉफिट मोटिव ऑफ द फर्म। हर एक जो फर्म होती है वो प्रॉफिट कमाना चाहती है बेसिकली। तो अगर हायर प्राइसेस हैं तो डेफिनेटली वो जो है ज़्यादा सप्लाई प्रोडक्ट की करना चाहेगी। सेकेंड जो रूल है वो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लॉ। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लॉ में क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी भी फैक्टर को ज़्यादा एम्प्लॉय करते जाते हो तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है। तो अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो किसी भी गुड का तो क्या होगा, आपके फैक्टर ज़्यादा लगेंगे। फैक्टर ज़्यादा लगेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ओवर द टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उनके जो रिटर्न्स हैं या उनकी जो प्रोडक्टिविटी है जैसे जैसे हम फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे वो कम होती जाएगी। इस कॉस्ट को कवर करने के लिए जो प्रोड्यूसर है प्राइजेस हाई रखेगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर आपकी ऐसी कोई गुड है जिसकी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली उसकी जो प्राइजेस हैं वो हाई होंगे और आप जो है ज़्यादा सप्लाई करने के लिए विलिंग होंगे। और ऐसा गुड है जिसमें सप्लाई जो है हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा जो है प्राइजेस नहीं रहेगी, तो आप मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है सप्लाई करोगे। नेक्स्ट है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन द सप्लाई कर्व एंड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन द सप्लाई कर्व। अगर हम बात करें इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई कर्व, सॉरी ये है हमारा सप्लाई कर्व। जैसे ही सप्लाई जो है अदर फैक्टर्स के कारण इंक्रीज़ होती है तो ये हमारे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई जो है डिक्रीज़ होती है तो ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी प्राइसेस हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली ऑन द सप्लाई कर्व ही हमें देखने को मिलते हैं और ये ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है। जैसे अगर हम देखें क्यू पी, यहाँ पे इतना कर रहे थे सप्लाई इस प्राइस पे, इस पे इतना कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी तक क्या हुआ, एक्सपेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये बताएगा कि किसी भी जो गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने के कारण हमारी सप्लाई में क्या चेंज होता है या वो कितना रिस्पॉन्स करती है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ गुड। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्यू क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइजेस। सिमिलर फॉर्मूला है जो हमने डिमांड के केस में यूज़ करा था। एक मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन क्यू बाय हमारा जो मिड पॉइंट है Q2 और Q1 का डिवाइड करके 2 से हमारा एक मिड पॉइंट निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन P बाय मिड पॉइंट ऑफ P। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो चेंज इन P है वो नीचे आ जाएगा और जो हमारा मिड पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। फिर हम जो चेंजेस वाले हैं उनको एक साइड ही लिखेंगे तो क्या होगा, चेंज इन P, चेंज इन Q बाय चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो सप्लाई है एंड सप्लाई की इलास्टिसिटी का, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम कवर करेंगे यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल यूटिलिटी। बेसिकली 2 टाइप ऑफ यूटिलिटी हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद मे बी वी आर गोइंग टू कवर रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी और उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी एट द सप्लाई कर्व, कि हम सप्लाई कर्व पे इलास्टिसिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं। अगर हम देखें तो कोई भी हमारा सप्लाई कर्व है,
अगर उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो वो कहाँ से शुरू होगा, थोड़ा जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर आगे से शुरू होगा। जब हमारी इलास्टिसिटी यूनिटरी है तो कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। और जब हमारी इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, जो हमारा सप्लाई कर्व है वो पीछे से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व को देख सकते हैं। इन पे यहाँ पे आपको क्यू, ये पी, पी क्यू, पी क्यू, ये लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं एंड जो भी सीरीज़ सब्जेक्ट वाइज चलेंगे उन सब के लिए। थैंक यू सो मच।